ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है ये हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे स्क्रीन पे आ रहा है। तो हम लोग आज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ जो हम कल स्लाइड से पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे और हम लोगों ने टेलर के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े और कुछ उसके टेक्निक्स पढ़े। तो टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए आप देखेंगे स्क्रीन पे अभी आ जाएगा। टेलर ने जो बेटा प्रिंसिपल्स दिए हैं ना, वो प्रिंसिपल्स 4 प्रिंसिपल्स हैं और बाकी जो हैं उनके प्रिंसिपल के अलावा उनके जो है टेक्निक्स हैं। ओके, तो अभी एक बार मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, आपको दिखेगा। दिस वन थोड़ा टाइम ले रहा है, एक बार स्क्रीन ओपन होने देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ स्लाइड को। हेनरी फ्योल का हमने पढ़ा था, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं। आप देखो स्क्रीन पे दिख रहा है जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और वो सारे प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दीज 14 प्रिंसिपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो हम लोग इनके आगे बढ़ जाते हैं और हम लोगों ने फिर अगली क्लास में हम लोगों ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ा था, दिस वन। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दिस वी पहला हमने पढ़ा था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, जिसमें हमने बात की थी कि टेलर ने बोला है कि जो भी पर्सन है उसको फॉलो मत करो, आप अपना दिमाग लगाओ और आप एक्सपेरिमेंट करो और उसको अचीव करो। तो ये चीज बोला उन्होंने, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। ये सारे प्रिंसिपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हम लोग यहाँ पे थे और उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए हम लोग 7th प्रिंसिपल पे थे। यहाँ पे हम लोगों ने 5 तक पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया था फटीग स्टडी एक ऐसा में टेक्निक दिया टेलर ने, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद थक जाता है, और जब कोई व्यक्ति थक जाता है काम करके तो उसको रेस्ट देना चाहिए। अगर आप रेस्ट देते हो तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और वो ज्यादा कैपेबिलिटी के साथ आएगा। तो दिस वुड हेल्प इंडिविजुअल टू रिक्यूप द एनर्जी लॉस्ट इन कंटिन्यूअस वर्क। सो आज हम लोग ये वाली टेक्निक से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। देखो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक्निक दिया है टेलर ने। इसमें क्या कहा टेलर ने, नाम से ही क्लियर है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इन्होंने ये बोला कि जो मेहनती है ना उसको ज्यादा तनख्वाह दो, ठीक है, उसको ज्यादा वेजेस दो, मजदूरी दो। और जो कम काम कर रहा है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, अगर ये पर्सन ज्यादा काम कर रहे हैं तो इनको ज्यादा सैलरी देने की बात करी उसने। उसने टेलर ने ये बोला कि जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा टारगेट को अचीव करता है उसको आप ज्यादा सैलरी दो, और जो पर्सन कम टारगेट को अचीव करता है उसको कम सैलरी दो। और इनका ये मानना था कि इससे क्या होगा कि जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो ज्यादा मोटिवेट होगा। अगर जैसे मान लो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अगर आप इसको ज्यादा वेजेस दे देंगे, मजदूरी ज्यादा देंगे, तो ये और ज्यादा मोटिवेट होगा और मन से काम करेगा। और एट द सेम टाइम ये जो इनएफिशिएंट पर्सन है, जो अच्छे से प्रूव नहीं कर पा रहा है अपने आप को, ये और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा जिससे कि इसको भी इतनी सैलरी मिले। तो यही चीज इसमें बताई गई है, लेकिन इसको लोग सही नहीं मानते हैं। टेलर ने रिकमेंड किया दैट दिस सिस्टम वुड बी इनफ टू मोटिवेट एंड द इनएफिशिएंट वर्कर टू परफॉर्म वेल। उनका ये कहना था कि अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो हाईली मोटिवेट हो जाएगा, वो सोचेगा कि मैं को भी बहुत अच्छा काम करना है और मुझे भी बहुत ज्यादा वेजेस चाहिए, तो वो अपने लगन से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या कौन से बच्चे इससे अग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? जो बच्चे एग्री कर रहे हैं एक बार हैंड्स रेज करें प्लीज। द स्टूडेंट्स हु अग्री काइंडली रेज योर हैंड्स। अभी तक किसी ने रेज नहीं किया है प्लीज। हाँ, रक्षा शर्मा ने रेज की है। आप अग्री करती हैं कि डिसएग्री करती हैं रक्षा? सर एग्री करती हूँ। रीजन? सर एग्री करती हूँ मैं। रीजन सर बताइए। क्योंकि सिंपल सीधी बात है कि अगर हम क्लासरूम का भी एग्जाम्पल लें, हाँ जी सर बता रही हम्म। हूँ, अगर हम अपने क्लासरूम का भी लें एग्जाम्पल, तो सर आप एक टीचर हैं, आप जितनी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे तो हमारा जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है
वो उतनी तो आपको सैलरी देगा। अगर आप अपना कोई काम ढंग से ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने जो नोट्स हमारे को बना के दे भी नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे ना ढंग से पढ़ा रहे हैं ना टाइम पे होमवर्क चेक कर रहे हैं, तो फिर आपको बेफिजूल में क्यों पैसे देंगे स्कूल वाले, मतलब उतने ज्यादा। ठीक है, ठीक है, एक अपना आपका मतलब आप पॉइंट हो गया जितना कि डिजर्व ये करते हैं आपको उतना ही ठीक है। मिलेगा, तो आपका देखा ये जाए तो। कहना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी सैलरी दूसरे के मुकाबले कम कर दी जाए। तो फेयोल में तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सबकी सैलरी एक बराबर होनी चाहिए, एक पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं उनकी सबकी सैलरी एक बराबर होना चाहिए। और फेयोल के अकॉर्डिंग ये कहना था कि अगर कोई एक ही पोस्ट पे काम कर रहा है तो सबके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है, और सबके अंदर कुछ वीकनेसेस होते हैं और कुछ स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। तो अगर हम उसको देखें तो ये इसको सीधा सीधा वायलेट कर रहा है ये प्रिंसिपल, यानी कि जो टेलर ने ये प्रिंसिपल दिया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो आपने एग्जांपल पर देके लेकिन बताया, ये सीधा वायलेट कर रहा है। तो सबका अपना अपना व्यू होता है। आपका व्यू ये है कि सर टेलर सही कह रहा है, जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी कट होनी चाहिए और परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, यही कह रही है ना आप? सर, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, देखा जाए तो सर हर कोई कहीं ना कहीं, हर किसी का वीक पॉइंट होता है कुछ ना कुछ, कि हाँ भाई आप इलेबोरेट ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और फिर कोई फॉर एग्जांपल XYZ टीचर है जो इतना इलेबोरेट ढंग से नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो ज्यादा है, लेकिन इलेबोरेशन टेक्निक्स उसकी अच्छी नहीं है। लेकिन सर देखा जाए तो आपको ही ठीक है सैलरी ज्यादा मिलनी सर, चाहिए, क्योंकि ठीक आप है, आई पढ़ा ज्यादा अच्छे गॉट से योर पा पॉइंट। रहे हैं, आपके जो मेन काम है जो। ठीक है। तो देखो मैं इसमें ये बताऊं कि ये तो एक टेक्निक दिया है टेलर ने, अब इसको कौन यूज करेगा कौन नहीं करेगा वो डिपेंड करता है ओनर के ऊपर। लेकिन इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया और माना जाता है कि जो लास्ट में बताया है रक्षा ने कि सबके पास क्वालिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ही में से कुछ लोग जॉब करने जाते हो और आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जॉब कई बार क्या होता है आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसे में मेहनत तो दोनों ने बराबर की ना, दोनों ने एक बराबर मेहनत किया, एक बराबर एफर्ट किया। हो सकता है जो नॉन परफॉर्मिंग है उसने ज्यादा एफर्ट किया हो लेकिन किसी वजह से अचीव ना कर पाया हो, सिचुएशन वर्स रही हो। जैसे अभी चल रहा है कोरोना, तो इस समय सिचुएशन एकदम वर्स है, तो उतना कंपनियां अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं, हालांकि पहले से ज्यादा मेहनत हो सकता है उनके एम्प्लॉयज कर रहे हो। तो ऐसे में माना जाता है कि अगर आपने एक ही पोस्ट पे इंडिविजुअल्स को रखा है तो जैसे ही आप उनकी सैलरी अलग अलग देना शुरू करेंगे तो मोटिवेशन की जगह वो डीमोटिवेट हो जाए। ठीक है। और 100% देखा जाए तो जो टारगेट दिया जाता है एम्प्लॉइज को, जरूरी नहीं है कि वो उतना ही मेहनत करके उस टारगेट को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। इट टोटली डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे मान लो एक दो एम्प्लॉई है, एक सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करके प्रोडक्शन कर लेता है लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं बना पाता, तो इससे क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी तो इफेक्ट होगा ना। सेल्स डिपार्टमेंट इफेक्ट हो जाएगा, ज्यादा सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि लोग पसंद ही नहीं करेंगे वो आइटम को, तो ज्यादा डिमांड ही नहीं होगी। तो हम सेल्स डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते इस काम के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क होता है और टीम वर्क में कई बार हो जाता है कि आप उतना अच्छा, आपकी टीम नहीं है तो आप नहीं परफॉर्म करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी कम दी जाए। तो देखो यही चीज टेलर ने बोला जो लोगों को पसंद नहीं है, और इसको वर्ल्ड वाइड इतना यूज नहीं किया जाता। अगर आप रियल जॉब में, अब जैसे मान लो आप ही नेशनल कंपनी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने चली जाती और आपको सैलरी जो है वहां की कंपनी देती है कि आपकी सैलरी जो है एनुअली मान लेते हैं 12 लाख रहेगी। अब मान के चलिए पूरे साल में आपने खूब मेहनत की लेकिन आप रिजल्ट अचीव नहीं कर पाई, या आपकी टीम की वजह से आप रिजल्ट अचीव नहीं कर पाई, तो क्या ये अच्छा रहेगा कि आपको कंपनी सिर्फ 6 लाख दे के बोले कि नहीं आपका टारगेट अच्छा नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ 6 लाख मिलेगा, जबकि आपने मेहनत तो पूरे 12 लाख वाली की थी, बट somehow you are not able to achieve your target. So it is not believed that this method is better, and therefore people do not agree with, lot of people don't agree with this, but there are a lot of people who agree with this. तो डिपेंड करता है। आप जैसे स्कूल में भी देखिए, स्टूडेंट्स पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लो दो बच्चे हैं, एक बहुत ज्यादा कम समय में ही समझ जाता है कंसेप्ट को, और एक बहुत मेहनती है, होमवर्क भी पूरा करता है, पूरी क्लास अटेंड करता है, लेकिन वो टॉपिक उसको नहीं आ रहा है समझ में, या उतने मार्क्स नहीं ला पाया। दैट डजेंट मीन कि उसने मेहनत नहीं की। तो उनको बराबर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, और इसीलिए आप देखेंगे कि सीबीएसई भी यही करती है। आप देखेंगे कि आगे फ्यूचर में हो सकता है किसी बच्चे के 95% हो और किसी के सिर्फ 80 हो,
बट 80 वाले के अंदर भी बहुत अच्छा कैलिबर होता है और वो कुछ भी प्रूव करके दिखा सकता है लेटर ऑन। तो इसीलिए हम इस प्रिंसिपल को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, यानी ये प्रिंसिपल नहीं है, दिस इज अ टेक्निक एंड वी डोंट अग्री। स्पेसिफिकली पर्सनली आई डोंट अग्री विद दिस मेथड बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिमोरलाइज पीपल डूइंग द जॉब। हो सकता है ये उसको आप ऐसे कर सकते हो कि यू कैन गिव हिम द प्रॉपर ट्रेनिंग, देखिए कि कहाँ उससे कमियां हो रही हैं, देखिए कि क्या रीजन है कि वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। क्या पता नया नया न्यू न्यू एम्प्लॉई हो, क्या पता है कि उसकी अभी एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा ना हो, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो। तो ये सारी चीजों को देखते हुए काम देना चाहिए। आप जैसे मजदूर घर पे आते हैं तो हम कभी ये नहीं बोलते कि मजदूर ये अच्छा नहीं काम कर रहा है तो इसको हम उसकी तनख्वाह काट के दूसरे को दे देंगे, ये नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों काम बराबर कर रहे हैं, हो सकता है किसी की कैपेसिटी ज्यादा और किसी की कम। तो टेलर ने बेटा यही बोला, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में उसने बोला कि सबको अलग अलग तनख्वाह देना चाहिए, जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको सबसे ज्यादा दे दो, इनमें से काट के और उसको दे दो, मतलब इसकी तनख्वाह थोड़ा सा काट दो, जो बचता है वो इसको दे दो। तो ऐसे में तो ये आपस में लड़ पड़ेंगे और एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर ठीक है। तो इसकी जगह आप सबको बराबर दो और मोटिवेट करो तो ज्यादा अच्छा करेंगे। ऐसा फ्यूल का मानना था कि जो जो आप काम दे रहे हो, एक इक्विवेलेंट पोस्ट है तो इक्विवेलेंट सैलरी देना चाहिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई बच्चा अब फेवर में आया मेरे कहने के बाद, ये मतलब डिसएग्री करता है कोई बच्चा, ये भी देखना चाहूंगा। रेज योर हैंड्स जो बच्चे डिसएग्री कर रहे हैं, उनका मानना है कि सर डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए। कौन बच्चे हैं जो इस फेवर में है कि डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए? रेज। हाँ, एक स्टूडेंट ने रेज किया बेटा, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए, आई एम वेटिंग। क्लास। किसने रेज सर किया? आपकी बात भी सही है सर। गौरी भारद्वाज। गौरी भारद्वाज एंड अदर टू। यस सर। हाँ, क्या आप अग्री हैं कि डिसएग्री हैं? सर सर अग्री मतलब हूँ कि ये नहीं होना आपका चाहिए। व्यू क्या है, टेलर के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहेंगे? हाँ। सर अवॉइड डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए हमें इक्वली वेजेस देना चाहिए और ऑल्सो हम किसी की मेहनत को आपकी हम आवाज लाइक कट रही है। अमाउंट में सर डिस्प्यूट्स ठीक है। अवॉइड करने के लिए हाँ हाँ हाँ, हमें इक्वल वेजेस ही देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि सर इक्वालिटी होनी चाहिए, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तमन्ना भी बताना चाह रही है, तमन्ना ने भी रेज हैंड किया है। हाँ तमन्ना बताइए। सर यही कहना था। ठीक है, आपका भी यही व्यू है। ठीक है, दो बच्चे इस फेवर में हैं, और सुदर्शन को भी कुछ कहना था क्या? सुदर्शन, सुदर्शन ने भी हैंड रेज किया था। सर किस चीज के लिए हैंड रेज करना है? हैंड रेज ये करना है कि आप मानते हैं कि सैलरी अलग अलग होना चाहिए एम्प्लॉइज की, जो अच्छा काम करे उसको ज्यादा दो और जो खराब काम करे उसको कम दो, बल्कि दोनों की पोस्ट बराबर है। नहीं सर, बराबर ही है तो ठीक रहता है। चलो ठीक है, आपका मानना है कि सर बराबर देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ही सॉफ्ट अच्छे नेचर के लग रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सबको बराबर मिलना चाहिए। हालांकि मेरा भी यही मानना है कि देखो एम्प्लॉय हो सकता है अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी सैलरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की नहीं सर, सेम लेकिन पोस्ट है। अगर जैसे आप वो अलग, नहीं हो जाता तो किसी ने ज्यादा अच्छा काम किया ना तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन किसी के से काट के मत दो, मतलब कि हाँ चलो ठीक है, आपकी सजेशन ली जाती है, वेरी गुड। हाँ, उसको बोनस दे सकते हो, तो ये तो कंपनियां करती है ना बेटा। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी क्लास के चार बच्चे एक ही कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं और एक ही दिन होते हैं और एक ही पोस्ट पे होते हैं, तो अगर उन चारों को एक बराबर सैलरी नहीं दोगे तो फिर वो आपस में नाराज भी रहेंगे और उनको ना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक अफेक्शन भी नहीं रहेगा और डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो उनको बराबर सैलरी दो, लेकिन अगर कोई अच्छा रिजल्ट देता है तो उसको प्रमोशन दे दो, उसकी पोस्ट बढ़ा के उसकी सैलरी बढ़ा दो, मतलब दूसरे में से काट के तो मत दो एटलीस्ट। इसमें क्या है, इसमें टेलर ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करी, उसने बोला कि दूसरे की सैलरी कम कर दो। अब वो कम करने वाला कंसेप्ट ही खराब, कम करने वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे सुदर्शन ने बोला कि सर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा दे दीजिए,
लेकिन कम मत कीजिए। कम करने से मोटिवेशन की जगह वो डिमोटिवेट हो जाएगा। और रीजन कई सारे हो सकते हैं उसका अच्छा अचीवमेंट ना होने का। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट बहुत अच्छा मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई एम्प्लॉय बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी एफिशिएंसी को उस तरह से नापेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, रक्षा से एक बार पूछ लेते हैं उसका विचार बदला कि वही है। हाँ रक्षा। सर सर बदल गया मेरा विचार सर, बदल सुदर्शन गया? वाला पॉइंट सही है। चलिए ठीक है, तो मैं आपके विचार में एक और ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर करा रहा है बहुत यस अच्छा, सर। और स्टूडेंट्स अपनी तरफ से उतना अच्छा एफर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है बैच उतना अच्छा ना हो कैपेबल। तो ऐसे में अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टीचर की जो परफॉर्मेंस है वो तो मार्क्स से नापी जाएगी ना, तो अगर आप मार्क्स के हिसाब से उसको बोलोगे कि आपकी क्लास में 10 बच्चों से ज्यादा 90% नहीं आए हैं, तो फिर वो गलत होगा ना, क्योंकि हो सकता है उसने मेहनत ज्यादा की हो और अगर दूसरा बैच होता तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता। तो ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन पेपर वो आया ही नहीं जो आपने तैयारी करी है, तो आपका रिजल्ट तो खराब आएगा। तो ऐसा कई बार सिचुएशन चेंज कर देती है। तो आपको इसकी जगह जो सुदर्शन वाला पॉइंट था वो ज्यादा बेटर पॉइंट है, कि अगर उसने अच्छा अचीव किया है टारगेट तो उसको आप मतलब बोल सकते हो कि डन वेरी गुड जॉब एंड उसकी सैलरी आप बढ़ा सकते हो, rather than decreasing it, because decreasing is not going to motivate that individual। अगर आप उसको डिक्रीज कर दोगे सैलरी को तो वो मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेट होगा। और टेलर ने बोला था कि मोटिवेट होगा, तो मेरे ख्याल से मोटिवेट की जगह वो डीमोटिवेट ज्यादा हो। एम आई राइट? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। देखिए फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो यस प्रिंसिपल सर। है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, इसमें बोला है टेलर ने कि स्पेशलाइजेशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर ने ये बोला कि स्पेशलाइजेशन आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे आएगा स्पेशलाइजेशन? इसने बोला कि इसके लिए फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक टेक्निक इसने बताई, और इसने बोला कि इसके अंदर ना बहुत सारे स्पेशलिस्ट को ऐड कर दो। अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि क्यों ना हम लोग अलग अलग ग्रुप बना दें। देखिए ये दिखा रहा हूँ आपको। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में ना इसने ये बोला कि हम 8 स्पेशलिस्ट बना देते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं कि ये जैसे एक प्लानिंग इंचार्ज बना देते हैं। देखिए कर्सर जहाँ पे आपको दिख रहा है ये है, कि इसने बोला कि हम प्लानिंग इंचार्ज बना देते हैं यहाँ पे, और एक बना देते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, कर्सर देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज पे, इसने बोला कि हम प्रोडक्शन इंचार्ज बना देते हैं। फिर इसने ये बोला कि ये जो प्लानिंग इंचार्ज है ना, प्लानिंग इंचार्ज में हम लोग 4 स्पेशलिस्ट बांट देते हैं। एक हम बांट देते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक हम बांट देते हैं रूट क्लर्क, एक हम बांट देते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और एक हम कर देते हैं डिसिप्लिनेरियन। अच्छा इन चारों का काम क्या होगा? इसने बोला इन चारों का काम प्लानिंग करना होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो सबके अपने अपने काम हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम अलग बांट दिया कि भाई तुम इंस्ट्रक्शंस दोगे। रूट क्लर्क का भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना प्रोडक्शन इंचार्ज, इसमें भी 4 स्पेशलिस्ट की बात करी। एक बोला इसने कि स्पीड बॉस होना चाहिए, गैंग बॉस होना चाहिए, एक रिपेयर बॉस होना चाहिए, और एक इंस्पेक्टर होना चाहिए। ऐसा इसने बात किया। तो ये चीज इसने बात की, और इसने बोला कि ऐसे कर देते हैं। अब सबके अपने अपने काम बताए इसने। देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको ना अच्छे से फॉर्मेट को देख लीजिए। पहले इसने क्या किया, 2 हिस्सों में बांटा। इसने बोला कि एक प्लानिंग इंचार्ज होगा और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर 8 स्पेशलिस्ट बनाए गए और 2 हिस्सों में इसको बांटा गया। पहला हिस्सा प्लानिंग इंचार्ज, जिसका बेसिक काम था प्लानिंग करना। ये काम नहीं करते थे, ये सिर्फ प्लानिंग का काम करते थे बस। और प्रोडक्शन इंचार्ज रियल ग्राउंड में जाके काम करने के लिए बात होती थी। और एक जो है ये रहा फोरमैन, जो वर्क वर्क्समैन है, ये सिर्फ काम करता है और सबकी बात मानता है। देखो अब ये 8 स्पेशलिस्ट की बात मान रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की बात मान रहा है बेचारा ये, रूट क्लर्क की भी बात मानना पड़ेगा इसको, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की भी बात मानना पड़ेगा, और डिसिप्लिनेरियन की भी बात मानना पड़ेगा। आप मुझे बताएंगे कि फेयोल के कौन से प्रिंसिपल को वायलेट हो रहा है? क्योंकि फेयोल ने एक ऐसा प्रिंसिपल दिया था जहां उसने बोला था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, बोला था ना, जहां ऑर्डर एक ही जगह से आना चाहिए। क्या ये वायलेट हो रहा है? यस सर, हो रहा है वायलेट।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर उसी प्रिंसिपल का ये एक्सटेंशन है, मतलब उसको और बढ़ा के इसने एलोबोरेट करके बताया, लेकिन ये इसने एक गलती ये करी कि इसने बोला कि 8 स्पेशलिस्ट होनी चाहिए और सबकी बात वर्क्समैन मानेगा, जबकि टेलर ने फेयोल ने ऐसा नहीं कहा। फेयोल ने ये बोला कि मतलब ऑर्डर कभी भी आएगा तो एक ही बॉस की तरफ से आना चाहिए, ना कि 4-4 5-5 8-8 बॉस की तरफ से आए। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है इसको सीधा सीधा, यानी कि ये टेक्निक है और ये टेक्निक उस प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है। अब हम एक एक करके पहले प्लानिंग इंचार्ज से शुरू करते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज तक चलेंगे, ठीक है। तो पहला वाला देखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक। ये देखिए, ये है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक। अब देखो इसमें क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा जरा। टू ले डाउन द एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क, यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक जो है प्लानिंग इंचार्ज का एक पार्ट है, जिसके अंदर इसका सिर्फ एक ही काम बताया टेलर ने। उसने कहा कि ये व्यक्ति सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देगा कि काम को, मतलब कौन सा मेथड को फॉलो किया जाए, कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाए और कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। तो बेसिकली इसका काम था इंस्ट्रक्शंस देना कि कौन कौन से काम होंगे, कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज किया जाए। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट ही कैन रेज हिज हैंड। रेज कर सकते हैं अपने हैंड्स अगर किसी को कोई डाउट है तो। हाँ जी, एनीबडी? समझा दो ये वाला। फिर से समझाऊं? देखो, ये है हमारा बेटा फंक्शनल फॉरमैनशिप। एक बार एक स्टेज और पीछे ले चलता हूँ। देखो, ये ना साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसका नाम है फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसमें टेलर ने क्या बोला, इसने बोला कि स्पेशलाइजेशन इसमें लाने के लिए उसने क्या किया, 8 स्पेशलिस्ट बना दिए और बोला कि सारे स्पेशलिस्ट अपना अपना काम करेंगे और सबकी बात को वर्क्समैन मानेगा, यानी कि जो वहां का एम्प्लॉई है वो सबकी बात को मानेगा। और उसका ये मानना था कि अगर हम 8 स्पेशलिस्ट बना देते हैं तो ज्यादा अच्छे से स्पेशलाइजेशन आएगा और काम अच्छे से होगा। इसके लिए क्या किया टेलर ने, इसके लिए टेलर ने इस तरह से बनाया, फैक्ट्री मैनेजर ये रहा, इसने काम को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला काम क्या किया, प्लानिंग इंचार्ज बना दिया इसने। दूसरा काम क्या किया, प्रोडक्शन इंचार्ज बना दिया। प्लानिंग इंचार्ज में 4 स्पेशलिस्ट बनाए। पहला स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। ये 4 स्पेशलिस्ट हो गए, गिन लो, 1 2 3 और 4। और इसी तरह से प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 स्पेशलिस्ट बनाए। पहला स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। इसने क्या किया, इसने बोला कि जो प्लानिंग इंचार्ज वाले हैं ना, ये बैठ के सिर्फ प्लानिंग करेंगे, काम नहीं करेंगे। मतलब बैठ के ही इनका काम होगा सिर्फ प्लानिंग करना। इसके अलावा ये जाके वहां पे ड्यूटी व्यूटी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्लान करेंगे कि काम को कैसे करना। और सबसे पहले नंबर पे रखा इसने इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। और वही मैं आपको समझा रहा था कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना कि कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से टूल्स का और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई मशीन यूज होगी, तो कौन सी मशीन यूज होगी ये तय करेगा, ठीक है। और कौन सा मेथड से इस्तेमाल होगा, काम काम कैसे करा जाएगा, ये डिसाइड करेगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। आगे सर। ठीक है, दूसरा था हमारा रूट क्लॉक। देखिए आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पे, ये देखिए, ये है हमारा रूट क्लॉक। अभी आएगा आपके स्क्रीन पे, ये रहा, ये हमारा रूट क्लॉक है बेटा। इसको हम लोग जो है समझेंगे अभी। रूट क्लॉक में क्या बोला कि टू ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड डायरेक्ट द वर्कर्स टू फॉलो द सेम। ये ना सीक्वेंस को डिसाइड करेगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मतलब काम को कौन से रूट से लेके जाना है, मतलब पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो इसने सीक्वेंस डिसाइड किया कि इस काम को करने का सीक्वेंस होगा क्या, ठीक है, किस तरह से काम को किया जाएगा, ये इसको तय करना था। तो ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड डायरेक्ट द वर्कर्स टू फॉलो द सेम। इसने सीक्वेंस डिसाइड किया कि किस तरह से काम को किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी क्लास। सर इसका कोई एग्जांपल देना। रूट क्लॉक का, जैसे मान लीजिए मैं प्लानिंग इंचार्ज का रूट क्लॉक हूँ, तो मैं जैसे कोई भी काम होगा, जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और वहां पे मुझे मशीन्स लानी है। तो मैं रूट डिसाइड करूंगा कि कौन से तरीके से काम होगा, मतलब सीक्वेंस क्या होगा, पहला काम क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन से काम को करा जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन से काम को करा जाएगा, चौथे नंबर पे कौन से काम को, यानी जो भी काम किया जाएगा उसका एक मैं सीक्वेंस तैयार करूंगा कि पहले क्या होगा, पहले किसको करना है, फिर किसको करना है, फिर किसको करना है।
तो सीक्वेंस डिसाइड होता है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमें 100 एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना है, तो 100 एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करने के लिए पहले मैं तय करूंगा कि सबसे पहले लोगों को बुलाया जाएगा, तो एक शिफ्ट में कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 10 लोगों को या 20 लोगों को। फिर मैं तय करूंगा कि 20 लोगों का कौन कौन सा टेस्ट लिया जाएगा, पहले उनका इंटरव्यू होगा या पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर ओरल टेस्ट होगा, फिर उनको डेमो देना पड़ेगा। इस तरह से मैं डिसाइड करूंगा और मैं एक तैयार कर दूंगा रूपरेखा, रूट। आ गया समझ में बेटा? यस सर। नेक्स्ट होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक। देखिए टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक का खाली एक ही काम था कि इसको टाइम टेबल बनाने का काम दिया, मतलब ये टाइम टेबल तैयार करेगा, कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा है उसका टाइम टेबल मेंटेन करेगा और उसका रिकॉर्ड्स बना के रखेगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क, मतलब काम को किस तरह से करना है उसका रिकॉर्ड बनाएगा ये। तो इसमें ये बोला गया कि टू ले डाउन द टाइम टेबल फॉर डूइंग वेरियस जॉब्स एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क, तो ये उसको मेंटेन करेगा उस रिकॉर्ड। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको सीधा लिख सकते हो कि जो इस तरह का फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर जो स्पेशलिस्ट होता है, इसका काम होता है टाइम टेबल बनाना और देखना कि कितना खर्चा लगेगा उसको। ठीक है, तो इसको दो काम करने हैं, एक तो टाइम टेबल तैयार करेगा और दूसरा पैसे का भी ध्यान रखेगा कि महंगा तो नहीं पड़ रहा है, दोनों का बैलेंस बना के रखने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? बस यस। आप ध्यान रखना टाइम का और पैसे का बैलेंस बनाना है इसका काम। ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाएगा, ये डायग्राम याद रखोगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिसिप्लिनरियन। इसका काम क्या है, बस ये देखना कि रूल्स को ओबे किया जा रहा है कि नहीं। ये ना एनफोर्स कराएगा रूल्स को, जैसे जो भी प्लानिंग के अंदर बनाया गया डिसाइड किया गया है, उनके रूल्स को ना ये ओबे करने पे ध्यान देगा कि जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और वर्कर्स के अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं है। इफ द वर्कर्स आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन ही विल certainly is going to enforce those rules, वो रूल्स को उनके ऊपर थोपेगा और लागू करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये तो हमने पढ़ लिया प्लानिंग का। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन पे। देखिए ठीक है, एक बार स्क्रीन पे वहीं लेके चलता हूँ आपको, ये रहा। तो हम लोगों ने प्लानिंग इंचार्ज के बारे में पूरा पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक, रूट क्लॉक, टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक, डिसिप्लिन एरिया। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज के ऊपर। तो आप देखेंगे इसमें प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर क्या बताया गया, सबसे पहले बताया गया स्पीड बॉस। तो आप देखेंगे इसमें स्पीड बॉस सबसे पहले नंबर पे, देखिए स्क्रीन पे आ जाएगा अभी स्पीड बॉस। इसमें ये बोला है एंश्योर्स दैट मशीन्स आर रन एट देयर ऑप्टिमम स्पीड। ये सुनिश्चित करता है, ये तय करता है कि जो भी मशीन्स अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये स्पीड डिसाइड करता है कि काम ढंग से स्पीडली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मशीन्स प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मशीन खराब हो रखी हो। अगर उसको लगता है कि मशीन खराब है तो उसको पहले से अवेलेबल कराएगा। हो सकता है मशीन ही डैमेज हो गई हो या वर्किंग ना हो, तो उसको नई मशीन लाके वर्किंग हालत में रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये बोर्ड में आ चुका है और इस पे बहुत कंट्रोवर्सी होती है और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट को लेके। देखिए गैंग बॉस को लेके दोनों में फर्क है। देखिए गैंग बॉस का काम क्या है, टू असेंबल एंड सेट अप वेरियस इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू एनेबल द वर्कर्स टू बिगिन देयर वर्क इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द शॉप। इसका काम क्या होता है गैंग बॉस का, कि इसका काम होता है कि जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, वेरियस इक्विपमेंट्स हैं और टूल्स हैं, उनको एनेबल करता है कि वर्कर्स जो है इमीडिएटली उस पे आने के बाद काम को कर सकें। लेकिन अगर आप स्पीड बॉस की बात करेंगे ना, तो स्पीड बॉस सिर्फ ये तय करता है कि काम स्पीडली चल रहा है कि नहीं, मशीन वर्किंग ठीक से है कि नहीं। लेकिन अगर आप गैंग बॉस की बात करेंगे तो इसको ये तय करना पड़ता है कि जो इसके पास टूल्स हैं यानी कि मशीन वगैरह हैं या जो भी औजार है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो वर्कर्स को चलाए रखने में मदद कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसको उसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो स्पीड बॉस स्पीड का ध्यान रखता है, गैंग बॉस मशीन का ध्यान रखता है कि मशीन चलती हालत में है कि नहीं। अच्छा अब आ जाता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है, बेसिकली रिपेयर करना, नाम से क्लियर है। ये इंश्योर करता है कि रेगुलर क्लीनिंग हो रही हो मशीन की, मशीनों की सर्विसिंग हो रही हो। जैसे आपके पास मान लो गाड़ी है या बाइक है या साइकिल है, तो आप हमेशा उनको क्लीन और रिपेयर वगैरह कराते रहते हैं ना, चलते रहने के लिए। बेसिकली हम लोग रिपेयर क्यों कराते हैं, सर्विसिंग क्यों कराते हैं, चलाए रखने के लिए। हम नया नहीं खरीदते हैं, उनको सही कराते रहते हैं, ये जरूरी है डे टू डे मेंटेन करने की। तो वही रिपेयर बॉस करता है, जो मशीन अवेलेबल है
वो मशीन्स में टूट फूट आती रहती है, क्योंकि वर्कर्स जब उस पर काम करते हैं तो डैमेज भी होती है मशीन। तो रिपेयर बॉस का काम यही होता है कि वो रेगुलर उनकी क्लीनिंग कराए, उनकी सर्विसिंग कराए, और उनको देखे कि वो लोग वर्कर्स उस पर एफिशिएंट हो काम करने में, और काम को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके, और वो काम ढंग से हो सके। एक और आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इंस्पेक्टर। जैसे डिसिप्लिनेरियन का काम था, वही इंस्पेक्टर का काम होता है। इंस्पेक्टर भी चेक करता रहता है कि काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर तरीके से स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसका मेन काम यही होता है। तो ये रहा हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। इसको आप एक बार इसका ओवरव्यू समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। आप, मैं चाहूंगा बना लेना, काफी अच्छा डायग्राम है। प्लानिंग इंचार्ज ये रहा, लेफ्ट में आप देख रहे हैं, और प्रोडक्शन इंचार्ज ये रहा। प्लानिंग इंचार्ज क्या करता है, इसमें 4 स्पेशलिस्ट बनाए गए, ये चारों प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा ये चारों के नाम? देखता हूँ कितना आपकी मेमोरी अच्छी है। कौन कौन बता रहे हैं? कौन स्टूडेंट बताएगा? रेज योर हैंड। सब बच्चे गायब हो गए क्या? कौन बच्चा बताएगा? आई एम वेटिंग फॉर दैट। क्या बताना है सर? ये बताना है बेटा कि ये जो प्लानिंग इंचार्ज है, इनके नाम बताने हैं चारों के, बस इतना ही बताना है। कौन बता रहा है? जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से सुना होगा वो जरूर बता दे। नहीं आ रहा है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा मदद करेंगे, आप बोलते रहो। सर मैं बताऊं? टाइम हाँ, एंड कौन? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम। सर डिसिप्लिनेशन, मैं बताऊं? हाँ रूट क्लर्क। बताओ। रूट क्लर्क, ठीक है, बता ही दिया सबने। तो एक तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, गैंग बॉस, अगला वाला रूट क्लर्क हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? टाइम एंड कॉस्ट रिपेयर बॉस, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और चौथा हो गया डिसिप्लिनेरियन, ग्रीन वाला। ठीक है, डिसिप्लिनेशन। अच्छा अब आ जाते हैं इस तरफ, प्रोडक्शन इंचार्ज पे। ठीक है, तो ये वाला जो कलर है ये किसके लिए हो जाएगा? पहला कौन कौन सा था, याद है? स्पीड स्पीड बोर्ड। बॉस, गैंग बॉस, बॉस। रिपेयर दूसरा बॉस, था गैंग बॉस। इंस्पेक्टर, गैंग बॉस रिपेयर। नेक्स्ट रिपेयर वाला बॉस, था इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, और फिर था इंस्पेक्टर। ये जो दोनों ग्रीन वाले देख रहे हो ना आप, ये दोनों, ये डिसिप्लिनेरियन है, जो चेक करता है कि प्लानिंग इंचार्ज ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन बना के रखा हुआ है कि नहीं। और इंस्पेक्टर है, ये चेक करता है कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये सब ऑर्डर किसको देते हैं? वर्कर। देखिए नीचे वर्कर बना रखा है, तो ये सब लोग वर्कर को ऑर्डर देते हैं, और एक वर्कर बेचारा इन सब की बात को मानता है। ठीक है, ऐसा टेलर ने बोला कि ऐसा करने से काम अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सारा स्पेशलिस्ट रखने से अच्छा काम होने वाला है, उल्टा और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एम आई क्लियर? बट सबके अपने अपने व्यू हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया। आप देखो दोनों के बीच में ना, हम अब हमारा जो टेलर का प्रिंसिपल थे और जो हमारे इसके टेक्निक्स थे, वी हैव डिस्कस सारे टेक्निक्स, और टेलर्स के प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए। प्रिंसिपल हमने 4 पढ़े इसके, आप देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये थे बेटा इसके प्रिंसिपल, एक बार मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। पहला याद रखना, ये प्रिंसिपल है। ये हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के पहला प्रिंसिपल कौन सा था? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जिसमें इसने सिंप्लीफाई करने की बात करी और स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात। दूसरा था मेथड स्टडी, जिसमें हमने मेथड कौन सा बेस्ट मेथड होगा वो पढ़ा था। मोशन स्टडी, काम को कैसे मूव कराना है, ये हमने पढ़ा, ये भी प्रिंसिपल है। और टाइम स्टडी, ये एक मिनट, ये तो टेक्निक्स हम आ गए ना। ये रहा प्रिंसिपल, मैं पहले टेक्निक्स ही बताने लगा। ये रहा प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल कौन सा दिया था? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये इसने तीसरा प्रिंसिपल दिया, जिसके अंदर इसने बात करी कि किस तरह से कोऑपरेशन होना चाहिए और स्ट्राइक नहीं करना चाहिए एम्प्लॉइज को। और चौथा प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ये 4 प्रिंसिपल हैं जो हमें याद रखने। ये किसके प्रिंसिपल हैं? टेलर के। लेकिन टेलर ने टेक्निक्स भी दिए, और ये टेक्निक्स ये रहे, देखो। पहला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दूसरा टेक्निक दिया इसने मेथड स्टडी, तीसरा इसने दिया मोशन स्टडी, चौथा टाइम स्टडी, फिर फटीग स्टडी, फिर डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, फिर फंक्शनल फॉर्मेट से। तो कितने टेक्निक हो गए? 7।
और कितने प्रिंसिपल हो गए? 4। तो 4 प्रिंसिपल हैं और 7 टेक्निक्स। ठीक है, और ये जो टेक्निक्स हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करो। ठीक है, तो कंपैरिजन हम दोनों हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर के बीच में करेंगे। अगर आप देखो बेसिस की, तो हेनरी फेयोल ने ना हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करी है, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की इसने बात किया था। इसने बोला था कि टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है इसके बारे में, अगर इसके आप सारे प्रिंसिपल को ध्यान से देखो ना, तो इसने हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसीलिए इसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल भी कहा जाता है। जबकि अगर आप टेलर की बात करेंगे ना, तो टेलर ने फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री बोली, यानी कि एम्प्लॉइज की बात ज्यादा करी है, लो कैटेगरी की बात करी है, नीचे वाले लोगों की ज्यादा डिस्कस किया है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड में देखो तो हेनरी फ्योल के अंदर स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कमांड एक ही तरफ से आता है। जबकि एफडब्ल्यू टेलर में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर देख नहीं रहे हो, ऑर्डर वर्कर 8 जनों से ले रहा है, जबकि फेयोल ने बोला था एक ही जगह से ऑर्डर आना चाहिए, तो ये तो एकदम उसको वायलेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नॉट कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट। और एप्लीकेबिलिटी, अगर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स देखे जाए तो पूरी दुनिया भर में इसको फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर आप एफडब्ल्यू टेलर के अगर आप प्रिंसिपल्स देखेंगे ना, तो ये पूरी जगह फॉलो नहीं होता बेटा। ये बस मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही फॉलो करते हैं, और हर एक को अच्छा नहीं लगता इसका प्रिंसिपल, तो इसीलिए रियल लाइफ में इसके प्रिंसिपल को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, टेक्निक्स भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। जैसे इसने एक टेक्निक दिया था मोशन स्टडी, चलो मैं पूछना चाहता हूँ, मोशन स्टडी में इसने क्या कहा था कि आदमी का मूवमेंट देखो, यही बोला था ना टेलर ने क्लास। यस सर। तो क्या हमारी क्लास के अंदर मूवमेंट को चेक करने के लिए कुछ इंतजाम किया गया है अपने स्कूल के अंदर? बताइए, क्या इसके ऊपर चेक रखने के लिए कोशिश की जाती है कैमरा लगा के? कैमरा है कि नहीं हमारी क्लास में, ये बताइए। मैं सर। है सर। है ना? हाँ हाँ, तो क्या आपका मूवमेंट रुक जाता है? क्या हम लोग उससे देख सकते हैं कि कौन बच्चा सीरियसली पढ़ाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा? मैं जानना यस। चाहूंगा, पता चल जाएगा बेटा। कोई है बच्चा सर। कोई बच्चा ऐसे हो एक्टिंग जाएगा। कर रहा हो पढ़ने की, कोई बच्चा बैठ के पढ़ने की एक्टिंग कर रहा हो और शरारत कर रहा हो बेंच के अंदर, पता चल जाएगा? नो सर। ऐसे ही करते हो ना तुम लोग? यस सर। तो कहाँ से पता चलता है? टेलर तो फेल हो गया है यहाँ। टेलर ने कहा था मूवमेंट, एक कैमरा लगा दो और मूवमेंट देखते रहो। ठीक है, तो मूवमेंट देखने से पता चल जाएगा और एम्प्लॉय डर के अच्छा काम करेगा। तो ऐसे में तो स्टूडेंट डर के कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, वो तो उनको तो और ऑकवर्ड लगता है और गुस्सा भी आता है कि लो अब कर लो, अब पढ़वा लो, अब देख लेते हैं कैसे पढ़वा लेते हैं, और रख लो हमारे ऊपर नजर। खराब लगता है आपको कैमरा लगना या अच्छा लगता है? यस सर। यस सर, क्या खराब लगता है कि अच्छा लगता है, ये बताओ ना। खराब लगता है सर। हाँ हाँ, तो वही चीज टेलर की पसंद नहीं है कई लोगों को। टेलर ने कुछ ऐसे काम बताए जो, जैसे कैमरा लगा के नजर रखो, आदमी को एक पर्टिकुलर टाइम दे दो, उतने दिन में काम करना है, तो सर इससे क्या चलते तो होता है? ऐसे भी नहीं हो कैमरा। नहीं, कैमरा तो चलते हैं, तुम्हें हर चीज पर नेगेटिव दिखाई देती है रक्षा। कहो तो उसके प्रिंट में 20 दिन की रिकॉर्डिंग भिजवा दूं आपको। चलते हैं कैमरे सर। कैमरे चलते हैं बेटा, रिकॉर्डिंग भी होती है प्रॉपर। ये अलग बात है कि आपको बोला नहीं जाता है, नहीं तो आपकी सारी एक्टिविटी वहाँ कैमरे में रिकॉर्डेड है। ठीक है, क्या हो गया? कुछ अरे नहीं। रक्षा, चलते हैं और रिकॉर्डिंग भी होती है, आपके पेरेंट्स को बुला के दिखाया भी जा सकता है कि देखिए आपकी बिटिया कितना मेहनत से पढ़ रही है। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि कोई दिखाता नहीं है। तो ओवरऑल क्लास का ये व्यू है कि सर ये कैमरा वाला तो सही नहीं है, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि बेचारा बैठ के पढ़ रहा है। ठीक है, टीचर भी ट्रस्ट पे ही चल रहे हैं कि स्टूडेंट अभी बात को, लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहा है, मैं तो ट्रस्ट पूरा कर रहा हूँ कि आपको जितना प्रिंसिपल और टेक्निक्स पढ़ाया आपने ध्यान से सुना। लेकिन अगर नहीं सुनेंगे तो उसमें टीचर क्या कर पाएगा? खाली ट्रस्ट फेल होगा उसका।
या कैमरे लगा के मैं ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ? मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकता हूँ, अपनी वीडियो ऑन करो और मैं देखना चाहता हूँ आप कहाँ बैठे हो और कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं। लेकिन इससे करने से मुझे नहीं लगता है कि एकदम इफेक्टिव होगा। यही चीज टेलर ने बोल के सब कबाड़ा करा दिया। तो टेलर के कई जगह देखो ऐसा नहीं है कि इसके टेक्निक्स को हम फॉलो नहीं कर, कैमरा लगा के हमने इसके टेक्निक्स को फॉलो की है, सीधी सी बात। ठीक है, इसके कई जगह टेक्निक्स फॉलो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, और यूजफुल भी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यूजफुल नहीं है, यूजफुल है, लेकिन उतना यूजफुल नहीं है जितना इसने बात करी। सर ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है ना बेटा, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। आप कोई भी इसका प्रिंसिपल उठा लो, मोस्टली आपको अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन FW टेलर के प्रिंसिपल्स जल्दी नहीं मिलेंगे और एम्प्लॉय इसको कंसिडर नहीं करते उतना। फिर आ जाते हैं आगे। अगर आप देखो हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल था ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाया गया था। इसने वहां पे काम किया था माइनिंग कंपनी में, ठीक है। और FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स है ना, ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से हुए थे। इसने ऑब्जर्वेशन किया था, इसने काम को होते हुए देखा था और इसने एक्सपेरिमेंट किया उस, ठीक है। जबकि हेनरी फ्योल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको अचीव किया था, जबकि टेलर ने ऑब्जर्वेशन किया था। और इसीलिए इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल कहा जाता है, क्योंकि इसने ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव किया था। फिर आ जाता है फोकस की बात। अगर आप हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को देखेंगे ना, तो ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब प्रशासन को कैसे चलाना है उसकी बात करी है हेनरी फ्योल ने। जबकि FW टेलर का जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर दिया था इसने प्रिंसिपल, कि किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इसने इसके ऊपर प्रिंसिपल बनाया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये नोटबुक में आपको डिफरेंस लिखना है और ये एग्जाम में पूछ सकता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी। पर्सनैलिटी, अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो हेनरी फ्योल प्रैक्टिशनर था, ये वहां पे काम किया था और तब जाके MD बना था, मैनेजिंग डायरेक्टर। और अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये साइंटिस्ट था, FW टेलर। ठीक है, तो इस दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग थी। फिर हम आ जाते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर। तो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हेनरी फ्योल ने, और इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया FW टेलर ने। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है मेरे पास। अब आप पूछ सकते हैं, आज ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आवर टॉपिक हैज कंप्लीटेड, हमने कंप्लीट कर दिया है ये टॉपिक। अब आपको जो सवाल पूछना है, क्वेश्चंस पूछने, यू कैन आस्क। किसी बच्चे को कोई क्वेरी है, ही वांट टू आस्क समथिंग, ही कैन आस्क। हाँ जी बेटा। पूछना है कुछ, एनीबडी? किसी को कुछ पूछना है बेटा? तो वर्क हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब अगली क्लास में हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन